सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं। देखिए, अभी भारत सरकार कितने भी कदम ले, जो संकट खड़ा हुआ है वो तो खड़ा हुआ है। अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो ये स्थिति भयावह होनी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, राहुल एंड कंपनी, विपक्षी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं। कटौती का फायदा तब होता कि आप सही तरीके से लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है एलपीजी और पेट्रोल और डीजल, तो कहीं फायदा होता। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अंजीत। पश्चिम एशिया में युद्ध के 28 दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया युद्ध की मार झेल रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक हालात को अस्थिर कर दिया है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन भारत में इस संकट के बीच तस्वीर थोड़ी अलग है। आज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, यानी आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर राहत देने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी राहत की खबर आई है। जगवसंत नाम का जहाज करीब 47,000 टन एलपीजी लेकर वायनाड पोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच देश में सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। लॉकडाउन की अफवाहें, तेल के दामों को लेकर आशंकाएं और एलपीजी सप्लाई को लेकर सवाल, इन सब पर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी अफवाहों पर फिलहाल विराम लग गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हालात संवेदनशील हैं, तब क्या सियासत को भी थोड़ा संयम नहीं दिखाना चाहिए? कई पार्टियां सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। कुछ सवाल हैं जो हम पूछेंगे। सवाल है, युद्ध संकट में दुष्प्रचार कौन कर रहा है? साथ ही सवाल है, लॉकडाउन वाला अफवाह कौन लेकर के आया? सवाल यह भी है कि आपदा में अवसर कौन ढूंढ रहा है? सवाल है कि तेल पर राहत, फिर क्यों सियासत? और सवाल यह भी है, भ्रम की दीवार कैसे तोड़ेगी सरकार? लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर यह है, युद्ध संकट के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है और यह कमेटी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है। जंग से बने हालात पर नजर रखेगी कमेटी में अमित शाह, हरदीप पुरी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक निर्मला सीतारमण को भी कमेटी में रखा गया है। तो जो ज्यादातर हैं वो वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको रखा गया है। प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए कि कमेटी से जुड़ी क्या जानकारी है? क्या सरकार ने इस तरह की कोई कमेटी बनाई है और कमेटी का काम क्या होगा? जी देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी अपने 12 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, उसमें इस बात का फैसला लिया गया था अंजीत की इस तरह की एक कमेटी बनाई जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं कि अमित शाह की अध्यक्षता में कि इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पहले से ही काम कर रहा है। हम देखते हैं रोजाना उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है, लेकिन अब उसको एक फॉर्मल स्वरूप देते हुए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी रोजाना जो पश्चिम एशिया संकट से जो भारत के लिए जो उत्पन्न स्थिति हुई है उस पर रोजाना नजर रखेगी। अगर उस पर कुछ काम किए जाने की जरूरत है, कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, उस कदम को उठाएगी। ये डेडिकेटेड कमेटी बनाई गई है प्रधानमंत्री के स्तर पर। हमारे सूत्रों का कहना है कि वो तो रोजाना नजर रखाई जा रहा है, लेकिन एक कमेटी होगी सीनियर मिनिस्टर्स की, जिसमें आप देख रहे हैं लगभग जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उन सबके मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। तो रोजाना नजर रखी जाएगी और अगर कुछ कदम उठाया जाना है तो या तो कमेटी ये कदम उठाएगी या कुछ सुझाव देगी ताकि जल्द से जल्द उस पर अमल किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया प्रशांत। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ ही अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र कुमार मुन्ना जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जुड़ गए हैं, पूर्व सीएम डीगेल। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धनंजय गिरी आपसे, जब सब इंतजाम हो ही गया है साहब, तो फिर भीड़ क्यों लग रही है? क्यों लोगों को आशंकाएं हैं?
नंजी जी देखिए, लगातार जो इस तरह से इंतजाम किए गए हैं, लगभग 2 महीने का कच्चा तेल क्रूड का स्टोरेज है, आगे 2 महीने की खरीद सुनिश्चित कर ली गई है। 800 TMT एलपीजी कार्गो कई देशों से रास्ते में है। 1 महीने की एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित की जा चुकी है। प्रतिदिन 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, जब दुनिया में, जब आधी से ज्यादा दुनिया विश्व जो है युद्धरत है, जब दुनिया त्राहिमाम कर रही है, जब चारों तरफ आपको हाहाकार मचा हुआ है, 85% इंपोर्ट की स्थिति में सरकार का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन आज कितने मजबूती के साथ, कितने आगे धनंजय जी वो बात ठीक है आपकी सर, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था कि फिर भीड़ क्यों लग रही है, पेट्रोल पंपों पर लोग क्यों जमा हो रहे हैं? अंजित जी, ये तो हमारा आपका और दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हित में ये कहने का समय है कि पैनिक ना हुआ जाए। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। जो अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ फ्रम का बाजार तैयार किया जा रहा है, जो स्थितियां तैयार की जा रही है, उससे जो अफरा तफरी मचने की स्थिति है, उसी से बचने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि भाई उससे वैसी स्थिति है जैसी कि कोरोना काल में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, जिस मजबूती के साथ देश एक साथ खड़ा हुआ था, उसी मजबूती के साथ जब दुनिया, जब विश्व युद्धरत है, तब उसी मजबूती के साथ एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। अभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता है। ठीक है अनुमाचार्य जी, सरकार ने फैसला लिया, एक्साइज ड्यूटी घटा दी। सरकार का कहना है कि पूरी दुनिया में बाकी देशों में पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, हाहाकार मच गया, पाकिस्तान में मिल नहीं रहा, और हमने एक्साइज ड्यूटी घटा दी ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल पाए, देश के लोगों को राहत मिल पाए। फिर भी समस्या है। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। सबसे मजेदार बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी क्यों घटाई गई है, उसका फायदा क्या आपको और मुझे होने वाला है? कतई नहीं होने वाला है। वो तो टैक्स जिस तरह से कलेक्ट करके सरकार को कंपनियां देती थी, 2 तरह की रिफाइनरीज हैं, एक है अपनी निजी वाली और दूसरी है सरकारी, ये कलेक्ट करती थी। आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल के ऊपर 2010 के आसपास जब एक्साइज ड्यूटी होती थी 14 रुपए होती थी, बाद में कितनी हो गई? 34 रुपए। डीजल के ऊपर भी इसी तरह से 3 गुना बढ़ गई। डीजल के ऊपर तो 33 रुपए, 10 गुना बढ़ गई, लगभग 10 गुना बढ़ गई। तो उस बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हैं। तेल के दाम बढ़ या कम नहीं हो रहे, अभी तक नहीं हो रहे। 9 मई जिस दिन आपका रिजल्ट निकल आएगा 5 चुनावों का, उसी हफ्ते में बढ़ेंगे दाम। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी के कम होने से हमें कोई फायदा हुआ, जी नहीं, फायदा उस सरकारी कंपनी को हुआ जो तेल हमें रिफाइन करके देती थी। जो निजी कंपनियां हैं वो तो बाहर भेजती हैं यूरोप को, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो सरकारी कंपनियां थी उनकी हालत खराब हो गई थी इस पश्चिम एशिया के संकट से, उसके लिए राहत है। हमारे और आपके लिए राहत नहीं है, तो खुशी मत मनाइए। मगर अनुपा जी एक चीज बताइए कि ये अफवाह कौन फैला रहा है कि तेल खत्म हो गया है, लोग भीड़ लगा ले रहे हैं, कौन कर रहा है ये सब? हमें ये बताइए कि सरकार जो है वो किस लिए होती है? हम तो समझते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो रहा है। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि सरकार आपकी, मीडिया आपका, ऑल इंडिया रेडियो आपका, दूरदर्शन आपका, इतने सारे चैनल आपकी खबरें कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ी, विपक्ष जिम्मेदार। ये अभी अफवाह फैली, विपक्ष भी जिम्मेदार। नहीं, कौन जिम्मेदार है भाई? बड़ा सीधा सा मैंने पूछा था कि कौन कर रहा है ये सब। तो मैं आपसे यही सवाल, मेरे से ये तो आप जितने लोगों का अभी आपने दिखाया, दिमाग से पैदल लोगों का तो अभी आपने बाइट्स दिखाई, चाहे वो गिरिराज सिंह थे, चाहे वो कंगना रनावत थी। 2 चीजें पूछ कर देखिए तो इनसे एक सवाल नहीं बनेगा। बैक बेंचर्स भी नहीं रहे, पढ़े लिखे ही नहीं है ये लोग। तो ये लोग जो बात करते हैं उसको अगर हम लोगों के बीच में फैलाएंगे तो गलत बात है ना। ये अफवाहें फैला कौन रहा है? आप सोचिए किसका सिस्टम सबसे बड़ा है? 28 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बीजेपी आईटी सेल चलाती है। सारे चैनल्स के ऊपर बीजेपी आईटी सेल का, बीजेपी का कंट्रोल है कि भाई ये ही खबर जाएगी, उसके अलावा और कोई खबर नहीं जाएगी। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने की राजनीति है कि जब सारा का। अच्छा, एक और चीज है, अफवाह कौन फैलाता है मैं बताती हूँ। मैंने कल सुना एक वो प्रोफेसर क्या कहलाते हैं वो, मास्टर जी सुशांत सिन्हा, वो एक चैनल पे कह रहे थे कि अरे सरकार आप बताइए ये क्या हो रहा है। क्या कह रहा है कि आप क्यों यहाँ लेके बैठ गई? अफवाहें कहां से फैलती है? आशुतोष कर्नाटक जी, दूरदर्शन, डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर क्या वाकई इस देश में तेल, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी है क्या, जिस हिसाब से अफवाहें फैल रही हैं? देखिए, ये अभी एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये एक परसेप्शन क्राइसिस है। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में परसेप्शन लैग बोलते हैं।
लैक का मतलब यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, आप कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वस्तुस्थिति क्या है। जहां तक ऑयल की बात है, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, ऑयल हमारे पास सफिशिएंट है। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 65 डेज की है, हमारे पास अंडरग्राउंड स्टोरेज है, हमारे पास रिफाइनरी का स्टोरेज है जो करीब करीब समझे 50 दिन का 60 दिन का है। हमारी जो रिफाइनरिंग है वो आज की डेट में जितनी भी रिफाइनरी है, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी है, दे आर वर्किंग एट 105 और 110% कैपेसिटी। सवाल यह है कि ऑयल क्राइसिस नहीं है और ऐसी बात भी नहीं है। ये हम केवल जो है एक परसेप्शन लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, और पीपल क्या होते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो फियर और लॉस के कारण वो फिर पैनिक चालू करते हैं कि भाई ऐसा अगर हो गया तो, इसे बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। और जो र्यूमर है वो फास्टर पहुंचती है ऑफिशियल डेटा के, और जब भी शॉर्टेज आती है लीडिंग टू क्यूज होती है और आपका पैनिक रेनफोर्स होता है। तो अभी ये एक मैनेजमेंट की समस्या चल रही है। तो मैं तो बोलूंगा कि सरकार को चाहिए कोई IIM IIT से किसी से इसमें केस स्टडी करवाए कि भाई ऐसा हो क्या रहा है जी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स अवेलेबल, डिस्पाइट ऑफ ऑल द। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है लेकिन सरकार करवे नहीं कर पा। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपके पास तेल और डीजल है, पेट्रोल और डीजल है, मगर आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों को कि नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कौन सी समस्या है साहब? कन्वे कैसे नहीं हो पा रहा है? तो अगर होता तो लोग भीड़ क्यों लगा लेते? भीड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लगता है कि इंपोर्ट में जो प्रॉब्लम आई थी हार्मुज स्टेट में, उस समय लगा कि आज एक सिलेंडर अगर मेरे पास है तो उसको हम दूसरा जो नंबर जो पहले 21 दिन में होता था उसके पहले ही लगा लेते चाहते थे। लोग प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, जैसे भारत स्टॉक बना के रखता था, हर एक नागरिक के स्टॉक बनाने के चक्कर में लगे थे। लेकिन बात ऐसी है नहीं। आप देखिए कि जहां तक यूरोप में 33% दाम 34% आज के डेट में बढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ दाम नहीं बढ़ा है। आज डीजल और पेट्रोल में भी कहीं पर कोई राशनिंग नहीं है, लोगों को मिल ही रहा है। अब उसमें से कांग्रेस पार्टी शासित जहां पे राज्य में सरकारें हैं, आप देखिएगा कि उन राज्यों में इस तरह की अफवाहों को ज्यादा बल मिलता है, या कहिए कि विपक्ष शासित। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में कांग्रेस की सरकार है क्या? बिहार में हमारी सरकार है। यूपी में कांग्रेस की सरकार है क्या? आप बिहार से आते हैं, कितने पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी है? मैं यूपी से आता हूं, फोन करके लोग पूछ रहे हैं कि कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, उनको कहना पड़ रहा नहीं अफवाह है। तो मैं कह रहा हूं कि जो जितना चाह रहे हैं डीजल उनको मिल रहा है। आप उसमें अगर कोई गलत र्यूमर फैला देता है लोग, तो उसके चलते कहीं एक दो जगह पे लाइनों पे लग जाते हैं लंबे। लेकिन आज भी सिलेंडर का डिलीवरी हो रहा है, आज भी डीजल में कोई कमी। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए भाई, सब सामान्य तो सब तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, देखिए सवाल है, पहले हमारे साथी ने भी बोला कि इनका एक साथी अभी बोल रहे थे प्रवक्ता LJP R के मुन्ना, ये सच में ही मुन्ना ही है। अभी गांव में हम लोग अपने छोटे भाई जो छोटे होते हैं ना, उनको कहते हैं मुन्ना। ये गांव से बाहर ही निकले, जान ही नहीं पाए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। इनको पता ही नहीं कि बिहार में बीजेपी की सरकार चल रही है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे लाइनें लगी दिखाई दी हैं। उत्तर प्रदेश, ये सरकारें किसकी है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? तो वो इनमें लाइन कैसे लग रही है? अफवाह कौन फैला रहा है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका, जिम्मेदारी आप लेने से भागेंगे? हर बात पे जिम्मेदारी भागेंगे? जो अफवाह फैला रहा है कार्रवाई कीजिए। अपने तंत्र का, जो सरकारी तंत्र का चुनाव में दुरुपयोग करते हैं तो यहाँ उपयोग कीजिए। मुन्ना जी, चुनाव में दुरुपयोग तो करते हैं सरकारी तंत्र का, यहाँ उपयोग कीजिए ना। अगर कोई फैला रहा है तो सवाल ये, अभी बोल के आपके बीच में नहीं बोला, अरे आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए मुन्ना, मुन्ना सुन लो भाई, मेरे आप दुष्प्रचार नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का हाथ है, और जो मैंने आरोप लगाया था ये साबित हो गया। मुन्ना जी सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला मेरे मुन्ना, सुन लीजिए। देखिए सवाल ये है कि अभी बीजेपी की सरकार है, पार्लियामेंट के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ कोरोना जैसे हालत पैदा हो सकते हैं। तो ये कोरोना जैसे हालत में क्या थी? जहाँ पे लोग परेशान थे, बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे ना, तकलीफें थे ना। तो वो पैनिक फैलाने वाले, और पैनिक जब फैल रहा है तो सरकारें आपकी हैं, आप नहीं रोक पा रहे। ये तो सच है।
ए मुन्ना बोलने दो। उस समय भी नहीं अनुराग भदौरिया जी, लेकिन एक बात तो बताइए अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया एक मिनट, धीरेन्द्र जी आप बाद में बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं, बस सुन लीजिए अनुराग भदौरिया को। भाई अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि कोई तो है ना जो पैनिक कर रहा है, कहीं से तो कोई दिक्कत है, वरना जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है, फिर क्यों लोग पेट्रोल पंपों पे लग रहे हैं? देखिए आवाज कम कराइए, मुन्ना आए हैं, इनके कार्यकर्ता पकड़े गए, मालूम नहीं है, इनको चुप कराइए, शांत कराइए थोड़ा, बहुत देर से। ए मुन्ना चुप हो जाओ, थोड़ा बोलने दो, बड़े बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि जो अरे मुन्ना, अरे बड़ा, अभी जब बड़े बोलते हैं तो मुन्ना चुप होना चाहिए, कुछ सीखो तो। अरे बीजेपी के साथ रह के संस्कार भी भूल गए, बीजेपी के रह के संस्कार भी भूल गए मेरे मुन्ना, अब चुप हो जाए। अरे बोल लो, अच्छा अब मुन्ना के दद्दा भी बोलने लगे, लो भैया अब दो लोग, मुन्ना भी बोलेंगे, मुन्ना के दद्दा भी बोलेंगे, अब हम तो बोल रहे हैं। अरे भैया हमको बोल लेने दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन अनुराग भदौरिया, इतना गंभीर मसला है, आप इसको मजाक में ले रहे हैं कि लोग लाइन में लग रहे हैं और आप इसको मजाक में ले रहे हैं, ये बात बहुत ज्यादा ठीक है नहीं, है ना? धनंजय गिरी जी, मुझे लगता है कि जवाब आपको देना चाहिए अनुराग भदौरिया जो सवाल नहीं, अभी मैं बोला ही नहीं, अभी मैं बोला ही नहीं, गलत करेंगे तो मैं नहीं, अगर इस तरह से अब मैं बोल लूं, देखो लोग बीच में बोलते रहे, हम किसी के बीच में नहीं। ठीक है सर, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर धनंजय जी बोलेंगे, जल्दी से। लेकिन आवाज मैं किसी के बीच, ठीक है जल्दी से अनुराग भदौरिया, जल्दी। ऐसे नहीं डिबेट हो पाती। ओके अनुराग भदौरिया जल्दी से। मैंने आपसे बोला कि इस तरह से धनंजय जी एक मिनट रुक जाए, बस आपके पास आ रहा हूं। अरे चुप, धनंजय जी आप ही के पास आ रहा हूं, बस एक मिनट अनुराग भदौरिया बोलिए ना। देखिए सवाल ये है, सवाल, अरे कहाँ से, अच्छा नमस्कार, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसी डिबेट, इन्हीं से करवाओ भैया, नमस्कार नमस्कार, मेरे बस का नहीं है ऐसी डिबेट में, नहीं कर पाऊंगा भाई। ये कौन है, अंग्रेजी आती है? गेट आउट की स्पेलिंग पता है? गेट आउट की स्पेलिंग मालूम है? एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट, स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा ठीक है, गेट आउट की स्पेलिंग क्या है? क्यों इंटरव्यू ले, स्पेलिंग मालूम है? अरे तुमसे गेट आउट की स्पेलिंग मालूम है? बोलो 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 क्या है? तुमसे नहीं क्या, बोलो बोलो क्या है? क्या बोलो बोलो स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो ना, अरे स्पेलिंग बोलो ना भैया, स्पेलिंग बताओ ना, अरे स्पेलिंग बताओ गेट आउट की। अरे गेट आउट की स्पेलिंग नहीं मालूम, हल्ला मचा रहे हो, चलो हो गया, एक्सपोज हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा इनको शांत कराइए, ये पता नहीं है, इनको स्पेलिंग मालूम नहीं है, बोल रहे हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलेंगे और पता है नहीं गेट आउट का मतलब क्या होता है। अच्छा गेट आउट का मतलब क्या होता है? साइकिल में गैस भर, साइकिल में, साइकिल में गैस भर, बताओ ना, साइकिल में गैस भर, गेट आउट की स्पेलिंग, गेट आउट की स्पेलिंग बता दो ना, गेट आउट की। अरे भाई जीईटी ओयूटी, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। अनुमाचार्य जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ। अनुमाचार्य जी मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, फिर मुझे लगता है आप गंभीरता से इसका जवाब देंगी। भाई मैं बोलूं, ये बात सही है कि लोग पेट्रोल पंपों पर हैं, लेकिन सरकार का ये कहना कि हमारे पास पर्याप्त है और हम देंगे, मगर सवाल आगे का ये है कि युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल हो सकती है। अभी तो कोई मुश्किल ऐसी तो नहीं होती ना, आपको पेट्रोल डीजल तो मिल रहा है ना? देखिए मैं तो इसके पहले ही पेट्रोल भरा के बैठी हूँ और मेरे यहाँ एलपीजी के लिए लाइन तो लग रही है। 25 दिन का रेशनिंग कर दिया है कि 25 दिन के पहले आप दूसरा आप उसमें बुकिंग नहीं कर सकते। वो तो हम सब भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके घर में कुछ नया है, हम सब एक ही जगह में रहते हैं ना। ये क्या होता है, अफवाह कैसे फैलती है समझिए। सुधीर चौधरी दूरदर्शन जो कि सरकारी चैनल है वहां से बोल रहे हैं अपनी रसोई में जरूरी चीजों की कुकिंग करिए, ऐसी डिश बनाइए कि पूरा परिवार एक साथ खाए, अलग अलग खाना बनाएंगे तो एलपीजी तो है वो ज्यादा खपत होगी। अब आप सोचिए इसका क्या मैसेज जाएगा। दूरदर्शन तो पूरा भारत देखता है, तो अगर पूरा भारत उस दूरदर्शन को देख रहा है तो वहां से जितनी अफवाह फैल रही है वो सुधीर चौधरी जैसे सरकारी माउथ पीस फैला रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि पूरे देश जो है वो चाहती है कि सरकारी माध्यम से उसे सही खबर मिले, लेकिन सरकारी माध्यम सब इस तरह की बात करता है तो अफवाह फैलती है। ऊपर से फिर बीजेपी के पास इतना बड़ा तंत्र है, ऑल इंडिया रेडियो है,
करोड़ों के लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। उसके गलत बाद बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ती, इसका मतलब उसे गवर्नेंस नहीं आती, प्रशासन नहीं बिल्कुल गलत बोल आता। रही हैं। आपकी कांग्रेस संवाद के उनको समय तक में पहुंचने चाहिए। सबसे बड़ी लाइनें आप रहती दूसरे थी। राज्यों को जहां पर टैक्स बीजेपी मार्केटिंग हुआ प्रशासन करता नहीं था है टैक्स का। उनको उनका हिस्सा नहीं देते। हिमाचल प्रदेश का 9,000 करोड़ देना है। धनंजय जी बोलिए, इसका जवाब दीजिए। धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी आ रहा हूँ। धनंजय जी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अफवाह ही सरकारी तंत्र फैला देखिए, रहा है। गवर्नेंस तो फिर का आप कांग्रेस का अफवाह को गवर्नेंस फैलने से मॉडल नहीं क्या रोक है? पाएंगे। अफवाह सरकारी कांग्रेस का तंत्र फैला रहा है, दूरदर्शन फैला रहा है, और आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति बोलिए, देखिए, ठीक है, ओके। धनंजय गिरी जी, टैक्स पेयर्स के पैसों से देखिए आती है। अंजित जी, सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल कितना अच्छा है। सुखू ने 5 रुपए और लगा दिया, बट डीजल पेट्रोल के दाम जो वैश्विक आपदा है, जो महंगाई को बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ, ये सुखू मॉडल है, ये कांग्रेस का मॉडल है। और कांग्रेस कितनी कुड़ी हुई, कितनी कुत्सित मानसिकता से लोग बैठे हुए, और आपने जितनी देर बात की है, ये निजी बातें कर रही है। ये कह रही है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बात राहुल गांधी को समझा दीजिए। राहुल बाबा को समझाइए कि 96 चुनाव हारने का जोर जो है वो ईवीएम पे ना फोड़े, वो चुनाव आयोग पे ना फोड़े। राहुल गांधी को आप समझा पाती कि भैया राहुल नाच न जानो और आंगन टेढ़ा, ये बात है ना, राहुल गांधी को समझा दो ना। खड़ा हो जो आगे कुछ जानता नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए करते रहते हो। कभी आपने और जनता जी उसको बार बार लगता है, जनता जी उसको नकारती जाए, जनता जी उसको नकारती जाए, जनता जी उसको नकारती जाए। ये राहुल गांधी की इतनी प्रशंसा आपने कर डाली, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ जितना आपने बोला है अनुपा जी, ऐसा कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं बोलता। आपने कहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, राहुल गांधी को एकदम फिट बैठता है, ये राहुल गांधी को एकदम फिट बैठता है। चलिए सर, कोई बात नहीं। मैं जनता के हितों से जुड़ा एक सवाल और करता हूं। आशुतोष कर्नाटक जी, मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे। ये बात मुझे समझनी है आपसे कि युद्ध 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने खिंच गया तो क्या डीजल और पेट्रोल पर, एलपीजी पर क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, कुल मिला के 3 आपके एनर्जी सोर्स है। एक ऑयल है, एक एलएनजी है, एक एलपीजी है। ठीक है सर, ऑयल की आपको कोई क्राइसिस नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। जिसको जो बोलना बोलता रहे, और जो सरकार जो बोली है बिल्कुल सही बोली है, मैंने भी एनालिसिस करी है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक उसका है। अब आता है हम एलएनजी के ऊपर। एलएनजी से आपका पीएनजी चलता है, जो आपके घरों में चलती है, जो हमारे घरों में दिल्ली और मेट्रोपोलिटन सिटीज पे गैस आती है। पीएनजी की कोई शिकायत नहीं है, और ये रहेगी भी नहीं। अगर 2-3 महीने भी वॉर खिंच जाता है तो भी नहीं रहेगी। खाली एक दिक्कत है आपको, जो इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर प्लांट जो है उनको दिक्कत आएगी, स्टील प्लांट उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे 40 मिलियन जो राज लफान से आना था हमारा शॉर्टेज चल रहा है। उसके लिए अभी जो इंपोर्ट आएगा वो आते आते अप्रैल तक हो ही जाएगा जी। तीसरा आपका एलपीजी होता है। एलपीजी के लिए आपको इन डोमेस्टिक एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक एलपीजी हमारे पास करीब 11 मिलियन हम लोग बनाते हैं। हमारे पास 33 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। 22 मीट्रिक टन हमारा बाहर से आता है, 11 हम लोग बनाते हैं। हमारी जितनी रिफाइनरी और एलएनजी प्लांट है वो आज की डेट में 115-120% में काम कर रही है, यानी कि जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सरकार बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये परसेप्शन युद्ध है, ये एनर्जी युद्ध नहीं है। तो हम सभी लोगों को मिलके एक मैसेज काम करना होगा। अनुराग भदौरिया, अगर सीरियस जवाब आप दे पाए तो इसका रास्ता क्या है? हाँ। देखिए, मैंने आपसे बोला कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी जब ये युद्ध शुरू हो रहा था, क्योंकि सरकार इंडिया की टीम बनानी चाहिए ना, सरकार बीजेपी की टीम बनाती है, वो विपक्ष को अपने साथ लेके चलना नहीं चाहती। विपक्ष आपको शुरुआत दौर पे ही बता रहा था कि जिस तरह का युद्ध शुरू हुआ है, हम जिस तरह की वहां पे सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई, हमने कहा उस पर आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा था ना, 163 बच्चों की मौत हुई थी, तब भी हमने कहा था ईरान में 163 बच्चियों की मौत हुई, उस पर भी खेद व्यक्त की थी। हम इजराइल से भी रिश्ते रखें, अमेरिका से भी रखें, हमें ईरान से भी रखने चाहिए थे, क्योंकि ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे थे। भाई हम इजराइल से बात कर सकते, अमेरिका से कर सकते, तो हम ईरान से भी कर सकते थे। और जबकि ईरान से आपकी मुलाकात हो रही थी, उसके बाद युद्ध के शुरुआती दौर में बीजेपी वाले बहुत हल्ला मचा रहे थे। आज जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात आई, तब आप देखना किस तरह से हमारे जो शिप आते थे उनको आने में दिक्कतें हुई, वरना हमारे शिप आराम से चले आते। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से हमें आने देते वो, क्योंकि ईरान से हमारे संबंध अच्छे रहते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी 2-3 करके आने दे रहे हैं। उसके लिए अनुराग जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुमाचार्य जी, धर्मेंद्र कुमार मुन्ना जी, आशुतोष कर्नाटक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।